So, hello aspirants, welcome to a new lecture of mathematical logic, right? So, we have completed exercise 1.1 until now, right? So, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा मैंने जो अपलोड किया था तो उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था, ठीक है? सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके? तो जैसे आपको पता है कि ये जो मैथमेटिकल लॉजिक का सीरीज चल रहा है, दिस इज़ फॉर क्लास 12 साइंस फॉर न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो देखो, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो व्हेन वी रिप्रेजेंट अ कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न, राइट? इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। अच्छा, बिफोर दैट, उसके पहले एक और टर्म है, दैट इज स्टेटमेंट लेटर्स, ठीक है? तो देखो, जनरली क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डिनोट किससे करते हैं? PQRS से। एंड दोज सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कंपोनेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट में हम सिंपल स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए लेटर्स यूज करते हैं, वो लेटर्स क्या होते हैं? PQRS एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो दीज लेटर्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स, ठीक है? उसके बाद में स्टेटमेंट पैटर्न का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जब हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्टेटमेंट पैटर्न मिलेगा। और यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है, इट इज क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से स्टेटमेंट लेटर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो स्टेटमेंट लेटर्स जनरली क्या होंगे? PQRS। एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है? नेगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन। मतलब कनेक्टिव्स की अगर बात करें तो नॉट, और, एंड, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लॉजिकल कनेक्टिव्स को डिनोट करेंगे तो कैसे होगा? सो इट्स लाइक नॉट, और, एंड, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज। तो अगर आप PQRS, स्टेटमेंट लेटर्स और ये लॉजिकल कनेक्टिव्स को प्रॉपर्ली कंबाइन करोगे तो इससे क्या बनेगा? स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, स्टेटमेंट पैटर्न का कुछ एग्जांपल है। लेट्स से P एंड Q आर स्टेटमेंट लेटर्स। तो क्या क्या स्टेटमेंट पैटर्न बन सकता है? तो फॉर एग्जांपल P एंड Q, ठीक है? नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P implies Q। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है? और स्टेटमेंट पैटर्न में जो लेटर्स यूज करते हैं, जो लेटर्स हम यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम कंपोनेंट्स। दोज आर कॉल्ड प्राइम कंपोनेंट्स, ठीक है? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अभी आप देख सकते हो देयर इज अ स्टेटमेंट पैटर्न हियर, राइट? इट इज रिटन नेगेशन P और Q एंड P और नेगेशन Q, राइट? तो इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं? तो लेटर्स आर नेगेशन P एंड Q, ठीक है? सॉरी, लेटर्स आर P एंड Q, नॉट नेगेशन P एंड Q। इट्स P एंड Q। तो आप देख सकते हो पूरे एक्सप्रेशन में P और Q है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। तो इसलिए P एंड Q विल बी कॉल्ड प्राइम कंपोनेंट्स हियर, राइट? उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इट इज P implies Q और नेगेशन Q implies R, राइट? तो इसमें लेटर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? तो P, Q, R, these are the letters used. So these P, Q, R will be called prime components, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न है। और इस स्टेटमेंट पैटर्न में प्राइम कंपोनेंट्स आर PQR, ठीक है? तो अगर देखो, अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा लेक्चर अभी तक फॉलो किया है तो अभी तक इस लेक्चर सीरीज में टोटल 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। पहले 3 लेक्चर्स एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म में। और उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन, ठीक है? एंटायर सोल्यूशन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो सोल्यूशंस, वो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है और आपको अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से पढ़ने, मतलब आप पढ़ना चाहते हो वो कॉन्सेप्ट्स को, तो उन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली वो प्लेलिस्ट की फॉर्म, मैंने उनका प्लेलिस्ट बना दिया है, वो सभी लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो वो प्लेलिस्ट एक्चुअली मैथमेटिकल लॉजिक के नाम पर है, मैथमेटिकल लॉजिक फॉर बोर्ड्स।
तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। टोटल 4 लेक्चर्स आर देयर। अच्छा, उसमें एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी है मैथमेटिकल लॉजिक का, अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो टोटल देयर आर आई थिंक 5 लेक्चर्स, राइट। तो वो सारे लेक्चर्स आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो बेसिक्स के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इस टॉपिक में हम पहले सिंपल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, हम सिंपल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं, फिर हम कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 तक ये सब कुछ हो चुका है, राइट, कि हमने कंपाउंड स्टेटमेंट डिफाइन किया, फिर उसका ट्रुथ वैल्यू निकाला। तो देखो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका ट्रुथ वैल्यू एग्जैक्टली क्या है पता नहीं होता हमें। तो ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने का एक प्रोसेस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। बेसिकली अगर बहुत शॉर्ट में बोले तो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनता है, स्टेटमेंट पैटर्न ही बनता है ना, बराबर है ना। तो अगर मुझे एक स्टेटमेंट पैटर्न का, सपोज मान लो कोई एक स्टेटमेंट पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है या फिर ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, हमें इसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको मान लो कि इस वाले एग्जाम्पल का ट्रुथ वैल्यू चाहिए, तो ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, आइदर टी या फिर फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स, टी होगा या फिर एफ होगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बोलोगे कि इसके लिए हमें पी का और क्यू का ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए। अगर पी और क्यू का ट्रुथ वैल्यू पता है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ट्रुथ वैल्यू मिल जाएगा इस स्टेटमेंट पैटर्न का। बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हमें पी और क्यू का ट्रुथ वैल्यू पता है, तो एक्चुअली नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है। अगर पता है तो सीधा सब्सटीट्यूट करेंगे और मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व किया है। वहां पे क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन था, जहां पे आपको, वो क्वेश्चन नंबर 4 था, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था, जहां पे हमने स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू फाइंड किया था। और वहां पे उस प्रॉब्लम में हमें स्टेटमेंट पैटर्न में जो स्टेटमेंट्स है उसका ट्रुथ वैल्यू डिफाइंड था, जो स्टेटमेंट लेटर्स है वो वहां पे दिया गया था। बट अब क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू नहीं दिया होगा, यानी पी और क्यू जो है इसमें उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है पता नहीं। अगर नहीं पता तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अज्यूम करना पड़ेगा। तो जब हम पी और क्यू का ट्रुथ वैल्यूज अज्यूम करेंगे तो देयर विल बी 4 डिफरेंट पॉसिबल केसेस। तो उन सभी पॉसिबल केसेस में हमें ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो ये काम कैसे करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, वो टेबल बनाते हैं और टेबल की मदद से वो स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू मिलता है। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है यहाँ पे, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अ टेबल and this table gives you all possible truth value of a statement pattern obtained by considering all possible combinations of the truth value of its prime components, and this table is called truth table। तो अभी मैंने जो आपको इसके पहले समझाया था उसका ये बेसिकली इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, मैंने हिंदी में समझाया, ये इंग्लिश वर्जन है। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें, मान लो मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, अगर इसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी प्राइम कंपोनेंट्स है, प्राइम कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पी क्यू आर, राइट। तो पी क्यू आर के सभी ट्रुथ वैल्यूज को कंसिडर करके, ठीक है, टेबल की मदद से, टेबुलर फॉर्म में आप इस स्टेटमेंट पैटर्न का सारा पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज निकालोगे। ठीक है, तो वो जो टेबल बनेगा वो इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल होगा, क्योंकि वो टेबल आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न के सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के बारे में बता रहा है, सभी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के बारे में बता रहा है। तो एक ऐसा टेबल जो स्टेटमेंट पैटर्न के सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो मुझे अगर इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू चाहिए तो मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, अगर मुझे इसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए तो इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब कोई भी सिंपल स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट पैटर्न हो, उसका अगर आपको ट्रुथ वैल्यू चाहिए तो मेक द टेबल ऑफ इट, एंड दैट टेबल गिव्स यू ऑल पॉसिबल आइडियाज, all possible truth values of the particular statement pattern, right? Yes.
तो अब इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस मेथड को फॉलो करके या किस प्रोसीजर को फॉलो करके ट्रुथ टेबल फॉर्म किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का। ठीक है, तो मेथड टू फॉर्म द ट्रुथ टेबल ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न। तो पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेटमेंट पैटर्न में दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट लेटर्स होते हैं जिनको हम प्राइम कंपोनेंट्स कहते हैं, और लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द प्राइम कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई द प्राइम कंपोनेंट्स एंड काउंट करो उसको, जितने प्राइम कंपोनेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करो और काउंट करो। ठीक है, और लेट्स से दैट नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स इज m, m इज द नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में ये बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड काउंट इट। हमें उस स्टेटमेंट पैटर्न में लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट करने, लॉजिकल कनेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर काउंट करना है। तो लेट्स से दैट नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स इज इक्वल टू n इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न। फिर हमें पता है कि टेबल में बेसिकली क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो उस टेबल में नंबर ऑफ रोज कितने होंगे इसके लिए फॉर्मूला है 2m, एंड उस टेबल में कितने कॉलम्स आएंगे उसके लिए फॉर्मूला है m+n। तो 2m गिव्स यू नंबर ऑफ रोज एंड m+n गिव्स यू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो इफ m इज इक्वल टू number of prime components, then number of rows 2m. If n is equal to number of logical connectives, then number of columns is equal to m+n. ठीक है, ओके। तो अभी हम सीधा सीधा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का लॉजिकल उसका ट्रुथ वैल्यूज टेबुलर मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल इज negation of p or q double implies negation of p and q। तो ये एग्जांपल का हम लोग ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है ये, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इट इज़ अ स्टेटमेंट पैटर्न, राइट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट पैटर्न। अब इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आपको इस प्रॉब्लम में पी क्यू का इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यू दिया है, तो आंसर इज नो, नहीं दिया है। दिया होता तो सीधा सब्स्टिट्यूट करते आंसर आ जाता, लेकिन दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू के सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज को गेस करना पड़ेगा, सारे पॉसिबल केसेस लेने पड़ेंगे। जैसे हम स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल हमने बनाया था, राइट, आपको याद होगा, नेगेशन का, डिसजंक्शन का, कंजंक्शन का, इम्प्लीकेशन का, डबल इम्प्लीकेशन का। तो वैसे ही आपको इसका भी टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल बनाने का रूल क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, m और n फाइंड करेंगे। तो m का मतलब नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न में कौन कौन से प्राइम कंपोनेंट्स है, तो आपको दिख रहा है कि दो ही प्राइम कंपोनेंट है, p एंड q है। इधर भी देखो p q। सो नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स 2। ठीक है, एंड नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4, ये भी है 5। कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स आए, 5, सबको काउंट कर लिया। ठीक है, m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके बाद नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है ना हमारे पास, इट इज 2m। यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 कितना आएगा, 4। कितने रोज बनेंगे, 4 रोज। इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला क्या है, m+n। तो कितना आएगा, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 5, कितना आएगा, 7। मतलब 4 रोज एंड 7 कॉलम का टेबल बनेगा, एंड वो टेबल में आपके पास इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया है, यहाँ पे देख सकते हो। ये टेबल ऑलरेडी 4 रोज एंड 7 कॉलम्स का है। तो अगर हम रोज काउंट करें तो इट्स 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे 6 रोज आ गए, बट फॉर्मूला से तो 4 ही आया था। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, जो मैंने
रोज को ये अंडरलाइन किया या डिनोट किया है ऐसे येलो लाइन से, तो ये और ये वाला रो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ अलग काम है। वो क्या काम है बताऊंगा मैं आगे। ये जहां पे ट्रूथ वैल्यूज लिखा जाता है वो रोज कंसिडर करते होते हैं। नंबर ऑफ रोज मतलब द रोज इन वेयर वी आर गोइंग टू राइट ट्रूथ वैल्यूज। ये दो रो में ट्रूथ वैल्यूज नहीं आने वाला है। ट्रूथ वैल्यूज आप कहाँ लिखोगे, 1 2 3 4, ये चार रोज में, ये 4 रोज में। यहाँ पे क्या आएगा उसका मैं यूज बताता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, टेबल बनाते समय आप पहले वाले रो को छोड़ दो, मतलब 4 रोज थे ना, इसके साथ आपको +2 रोज और बनाने। ये 2 रो का क्या काम है बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहले वाले रो को लीव करो, इसे छोड़ दो, सेकेंड रो से शुरू करो। अब आपको स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल बता याद है कैसे करते थे। तो अब आप देखो कि इस स्टेटमेंट पैटर्न में प्राइम कंपोनेंट्स आर पी एंड क्यू। तो पहला 2 कॉलम पी और क्यू का होगा, तो पी क्यू, ठीक है। पी क्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अब आप स्टेटमेंट पैटर्न में आओगे और आप देखोगे कि इसमें क्या नेगेशन पी है, क्या नेगेशन क्यू है। तो यहाँ देखो ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी है, नेगेशन ऑफ पी है, ठीक है। क्या नेगेशन क्यू है इसके अंदर, नहीं, इसके अंदर नेगेशन क्यू कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, वो अलग बात है, बट नेगेशन क्यू तो नहीं है ना, तो नेगेशन पी है। अब बिकॉज नेगेशन पी है तो एक कॉलम नेगेशन पी का बनेगा, बन गया, 3 कॉलम्स हो गए। अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, अब आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न में क्या दिख रहा है, आपको इस स्टेटमेंट पैटर्न में पहली बात तो 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो ब्रैकेट वाइज जाएंगे। पहले आपको ये छोटा सा ब्रैकेट दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस ब्रैकेट का एक कॉलम बनेगा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो हम यहाँ पे कॉलम लेंगे, इसके अंदर होगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब इसे क्या करना है आपको, इसको आपको ए अज्यूम करना है, मतलब इसको मैं कुछ अलग मान लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कुछ अलग मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ए। नेगेशन ऑफ पी और क्यू ए हो गया, मतलब ये जो इतना टर्म है इसको आपने ए मान लिया, ठीक है। ऐसे ही करना है हमें, कोई भी ब्रैकेट होगा तो उसको, कोई बड़ा सा ब्रैकेट होगा तो उसको ए बी सी डी ऐसे कुछ मानते जाना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का कॉलम बनाएंगे। तो नेगेशन के बाद क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, पी एंड क्यू। तो आपका एक कॉलम बनेगा पी एंड क्यू का, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसको बी मान लो, ठीक है, पी एंड क्यू। और फिर इसको क्या मानना है, बी। तो आपने इसको बी माना, इस ब्रैकेट को बी माना, राइट। तो अब इस ब्रैकेट के आगे आपको यहाँ पे देखो निगेशन दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट को आपने बी माना है, तो ये बी है अगर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ बी, राइट, बराबर है। ये बी है ना, और बी के आगे क्या लगा है, नेगेशन। तो ये अल्टीमेटली ये पूरा टर्म क्या बना, इट इज नेगेशन ऑफ बी, ओके, क्योंकि आपने इस ब्रैकेट को बी अज्यूम किया और इस नेगेशन की वजह से ये पूरा टर्म क्या बन गया, नेगेशन बी, ओके। तो हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि पी एंड क्यू का कॉलम तो बना है, आपको उसका नेगेशन भी लेना है, लेकिन इस कॉलम को हमने बी मान लिया है, इसका मतलब हमें बी का नेगेशन लेना है, नेगेशन बी। अब क्या करो आप, नेगेशन बी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्म, ठीक है। अच्छा, ये पूरा टर्म ए है और ये पूरा बी है, तो इस ए और इस बी के बीच में आपको क्या दिख रहा है, डबल इंप्लाइज। तो फाइनली आपको क्या करना है, सॉरी, ये पूरा ए और ये पूरा नेगेशन बी, सॉरी, ठीक है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर नेगेशन बी। तो दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आपको, डबल इंप्लाइज। तो लास्ट वाला कॉलम क्या आएगा, आप यहां पे लिखोगे ए डबल इंप्लाइज नेगेशन बी। तो ए डबल इंप्लाइज नेगेशन बी जो कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें ये लास्ट वाले कॉलम, ये लास्ट कॉलम में जो भी वैल्यूज आएगा यहाँ पे वही इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यूज होगा। तो इसको फिल करते हैं, ठीक है।
तो कैसे फिल करना है, स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल सबको बनाने आता ही है। तो P और Q के कॉलम में क्या लिखना है सबको पता है, T T T F F। अच्छा हाँ, P के कॉलम में क्या लिखते हैं, T T F F। Q के कॉलम में T F T F। उसके बाद नेगेशन P आएगा। नेगेशन P मतलब P का नेगेशन। तो कैसे होगा, पहले क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा T का नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ T क्या होगा, F। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इस T का नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ T क्या होगा, F। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इस F का नेगेशन। F का नेगेशन T। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, इस F का नेगेशन, यानी P के कॉलम का नेगेशन लेंगे तो नेगेशन P मिलेगा। तो फिर से F का नेगेशन T। तो अगर P का ट्रुथ वैल्यूज TT FF है तो नेगेशन P का ट्रुथ वैल्यूज FF TT होगा। क्लियर। इसके बाद अब आते हैं A पर। A में क्या है बेसिकली, नेगेशन ऑफ P और Q। नेगेशन ऑफ P मतलब ये वाला कॉलम, राइट, ये वाला कॉलम, और Q मतलब ये कॉलम। यानी आपको ये कॉलम और ये कॉलम, यानी हम अगर कॉलम की नंबरिंग कर दे मान लो अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नंबरिंग कर दिया रेफरेंस के लिए, ठीक रहेगा। तो नंबरिंग कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, ये कॉलम 4 फाइंड करना है। कॉलम 4 में क्या लिखा हुआ है, नेगेशन P और Q। नेगेशन P मतलब कॉलम 3 एंड Q मतलब कॉलम 2। तो 3 और 2 का क्या लेना है, और मतलब डिसजंक्शन। तो और का रूल तो सबको पता ही है, एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू द होल वैल्यू बिकम्स ट्रू। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए आपको 2 और 3 का और लेना है ना, तो 2 और 3 का और लेते जाओ। ठीक है, कैसे करेंगे, T और F, राइट। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, T और F, पहला रो है, फर्स्ट रो है, राइट। तो T और F, T और F क्या होता है, T। फिर सेकेंड रो, F और F, F और F क्या होता है, F होता है। फिर थर्ड रो, T और T, T और T, T होता है। फिर फोर्थ रो, F और T, F और T क्या होगा, T होगा। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ कॉलम पे। फिफ्थ कॉलम क्या है, बी। बी का मतलब क्या है, P एंड Q। P एंड Q मतलब P एंड Q मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 का एंड करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज लिखने हैं। तो पहला रो से शुरू करते हैं, फर्स्ट रो। तो क्या है, T एंड T। T एंड T क्या होता है, T। एंड का रूल पता है, एक भी स्टेटमेंट F हुआ तो पूरा वैल्यू F हो जाएगा। उसके बाद T एंड F, T एंड F, F। फिर इसके बाद F एंड T, F एंड T, F। उसके बाद F एंड F, F एंड F, F। ठीक है, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट कॉलम पे आना है, कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 मतलब B का नेगेशन। B का नेगेशन मतलब B क्या है, कॉलम 5 है ना, यानी कॉलम 5 का नेगेशन, यानी ये सारे वैल्यूज का नेगेशन यहाँ लिखना है। ठीक है, चलो, तो क्या होगा, नेगेशन P which is F, negation of F is T, negation of F is T, फिर negation of F is T। कॉलम 6 भी कंप्लीट। अब कॉलम 7 पे आते हैं। कॉलम 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A डबल इंप्लाइज नेगेशन B। A कहाँ पर है, कॉलम नंबर 4। नेगेशन B कहाँ पर है, कॉलम नंबर 6। यानी आपको कॉलम 4 डबल इंप्लाइज कॉलम 6 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब डबल इंप्लाइज का रूल ये होता है कि अगर स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल है तो ट्रूथ वैल्यू T आएगा, रिजल्ट T आएगा। अगर स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज अपोजिट है, एक T एक F या एक F एक T, तो ऐसे केस में रिजल्ट F आता है। आइडेंटिकल सेम तो T, डिफरेंट तो F। तो हम देखते हैं, पहले रो की बात करते हैं, यहाँ की वैल्यू की बात करते हैं। उसके लिए आपको कॉलम 4 और कॉलम 6 में क्या लेना था, डबल इंप्लाइज। फर्स्ट रो से शुरू करते हैं, T डबल इंप्लाइज F बराबर है
क्या होगा, एफ होगा, डिफरेंट है ना। फिर एफ डबल इम्प्लाइज टी, फिर से डिफरेंट है, तो क्या आएगा एफ। फिर टी डबल इम्प्लाइज टी, दोनों सिमिलर है तो टी आएगा। और इसके बाद में टी डबल इम्प्लाइज टी, फिर से सिमिलर है तो क्या आएगा, टी आएगा। तो क्या आया, एफ एफ टी टी। अब देख सकते हो एफ एफ टी टी आया, लास्ट कॉलम में एफ एफ टी टी आया। तो ये एफ एफ टी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का, इस स्टेटमेंट पैटर्न के सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के अलग अलग हम ट्रुथ वैल्यूज अगर लेते हैं तो 4 केसेस बनेंगे। तो हर केस में हमें ट्रुथ वैल्यू मिला, मतलब इस टेबल का मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। अगर पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स आएगा। ठीक है, पी अगर फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। अगर पी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से ये टेबल देखो, इस टेबल का बेनिफिट ये है कि अगर मान लो ये सारे केसेस, केस ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, ये हो गया केस 3, ये हो गया केस 4, अगर इनको अगर आप इंडिविजुअली इसमें पुट करते और फाइंड करते तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता, राइट। लेकिन ये टेबल की मदद से क्या हुआ कि आपको सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज बहुत ईजिली मिल गए। ठीक है, तो टेबल आपका काम आसान बना रहा है बेसिकली। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे हॉरिजॉन्टल मैनर में, तो आपने उसको वर्टिकली सॉल्व कर दिया है बेसिकली देखा जाए तो आपका जो टेबल है वो आपके स्टेटमेंट पैटर्न के सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के बारे में बता रहा है। ओके, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है कि सपोज मान लो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, राइट। आपने उनका टेबल बनाया, अगर उनके टेबल के आखिरी कॉलम में एंट्री सेम है तो उनको आइडेंटिकल माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि स्टेटमेंट ए और बी दो अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स है। ठीक है, आपने ए का टेबल बनाया मान लो ऐसे कुछ, और ये इसका आखिरी कॉलम है। ठीक है, और आपने बी का टेबल बनाया ऐसा कुछ, और ये बी के कॉलम का आखिरी, बी के टेबल का आखिरी कॉलम है। अगर मान लो कि ए के कॉलम में लिखा होगा, मान लो ऐसे मान लो कि ए के कॉलम में आ गया टी एफ टी टी, आखिरी कॉलम में, ए के आखिरी कॉलम में टी एफ टी टी आ गया, और बी के भी आखिरी कॉलम में टी एफ टी टी आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ए का ट्रुथ वैल्यूज एंड बी का ट्रुथ वैल्यूज क्या है, आइडेंटिकल है। यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे यही बताया है, द टू स्टेटमेंट पैटर्न्स, the two statement patterns are said to be equivalent, logically equivalent if their truth tables are identical. Truth tables are identical मतलब ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट कॉलम्स। ठीक है, एग्जाम्पल में भी मैंने जो आपको ये बताया, ये ए का ट्रूथ वैल्यूज है इन द लास्ट कॉलम, ये ए के लास्ट कॉलम में ये आएगा, और बी के लास्ट कॉलम में भी टी एफ टी टी आया, तो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, तो अगर वही दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है मान लो ए और बी, अगर वो दोनों इक्विवेलेंट है तो हम क्या बोलेंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी। अब यहाँ पे जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं सीधा। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमने, देखो ये एग्जांपल है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट पैटर्न्स लिए और चेक करना है कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, P इम्प्लाइज Q, और दूसरा वाला क्या है, नेगेशन P और Q। तो हम एक टेबल बनाएंगे, एक कॉमन टेबल बनाएंगे, और एक ही कॉमन टेबल के अंदर इन दोनों का ट्रुथ वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल बनाया, तो हमारा, जैसा कि मैंने बोला था कि टेबल में आपको दो कॉलम्स छोड़ देने हैं। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम से क्या करना है आपको, सेकेंड कॉलम में क्या करना है, पहले कॉलम को छोड़ दो, सेकेंड कॉलम में फिल क्या करना है, P Q। ठीक है, और फिर पहला स्टेटमेंट पैटर्न सीधा है P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, नेगेशन पी और क्यू है, नेगेशन पी और क्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेशन पी का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर नेगेशन पी और क्यू का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नेगेशन पी और फिर ये हो गया नेगेशन पी और क्यू। ठीक है, कॉलम को नंबरिंग दे देते हैं रेफरेंस के लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट बुक में ये नंबरिंग जो है वो लोग ग्रीक अल्फ़ाबेट से करते हैं, तो मैं भी ग्रीक अल्फ़ाबेट का ट्रेंड यूज़ कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब टेबल को फिल कर दो विद द ट्रूथ वैल्यूज। तो आपको पी में, और पी में क्या फिल करना है, पी में फिल करना है टी टी एफ एफ, क्यू में टी एफ टी एफ। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू में, चलो पी इम्प्लाइज क्यू फर्स्ट रो टी, अच्छा पी इम्प्लाइज क्यू मतलब क्या, फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज सेकेंड कॉलम, यही होगा ना। तो पहले रो में यहाँ का वैल्यूज फिल करना है हमें, ये सब फाइंड करना है। कैसे होगा, टी इम्प्लाइज टी, क्या होता है, टी होता है। फिर टी इम्प्लाइज एफ विच इज एफ, है ना, टी इम्प्लाइज एफ एफ होता है, ये याद रहना चाहिए आप लोग को। इम्प्लाइज में दिस इज द एक्सक्लूसिव केस वेयर टी इम्प्लाइज एफ गिव्स यू एफ, अदरवाइज इम्प्लाइज इज ऑलवेज टी। फिर एफ इम्प्लाइज टी, थर्ड रो है विच इज टी। फिर फोर्थ रो में एफ इम्प्लाइज एफ, ये भी टी होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिखा, टी एफ टी टी दिखा, राइट। तो जो पहला स्टेटमेंट पैटर्न है आपका पी इम्प्लाइज क्यू, इसका करस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यूज क्या आया, टी एफ टी टी। अब आपको इस वाले कॉलम में क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी। पी क्या है, टी एफ टी टी एफ एफ, तो नेगेशन ऑफ पी मतलब एफ एफ टी टी, पी का नेगेशन ये होगा ना, टी टी एफ एफ का नेगेशन क्या होगा, एफ एफ टी टी। अब क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में, कॉलम नंबर 5 में नेगेशन पी और क्यू। नेगेशन पी मतलब कॉलम नंबर 4 एंड क्यू मतलब कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 2 में क्या लेना है, और लेना है, डिसजंक्शन। ठीक है, और का रूल, एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू द होल वैल्यू इज ट्रू। तो चलो ये सब वैल्यूज फिल करने हैं, तो स्टार्ट किसे करेंगे, फर्स्ट रो से। तो पहले नेगेशन पी फिर क्यू, ऐसे लेना है, राइट। तो एफ और टी, एफ और टी टी। फिर सेकेंड रो एफ और एफ, एफ और एफ एफ। फिर थर्ड रो टी और टी, टी और टी टी। फिर फोर्थ रो टी और एफ, टी और एफ भी टी। तो अब आपने देखा कि दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स के कॉलम्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट पैटर्न जो है पी इम्प्लाइज क्यू, उसका कॉलम है कॉलम नंबर 3। और दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है नेगेशन पी और क्यू, उसका कौन सा कॉलम है, 5। यानी आपको कॉलम 3 और 5 देखना है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कॉलम 3 में क्या लिखा है, टी एफ टी टी, और कॉलम 5 में क्या लिखा है, टी एफ टी टी। तो आप आइडेंटिकल दिख रहे हैं, राइट, आइडेंटिकल हो गया। इसका मतलब क्या है, कॉलम 3 का स्टेटमेंट पैटर्न एंड कॉलम 5 का स्टेटमेंट पैटर्न, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो हम क्या बोलेंगे, P implies Q is logically equivalent to negation P और Q। और एक और बात बता दूं कि ये जो रिजल्ट अभी हमने मतलब प्रूव किया, ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव किया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेगेशन P implies Q को अगर आपको और में लिखना है, अगर आपको बोला गया कि राइट डाउन implies इन और, तो क्या बोलोगे, नेगेशन P और Q। मतलब क्या, जैसे अगर कहीं पे लिखा है x implies y, तो आपको क्या करना है, जो पहला स्टेटमेंट है उसके आगे नेगेशन लगाना है। यानी मुझे अगर इम्प्लाइज को और में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लाइज किस में कन्वर्ट हुआ, और में, यही हुआ ना, वही हो रहा है ना। अगर LHS से RHS में जा रहे हैं तो आपका इम्प्लाइज और में कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे भी इस इम्प्लाइज को अगर और में कन्वर्ट करना है, तो क्या रूल है कि जो पहला स्टेटमेंट है उसके आगे नेगेशन लगाओ, तो नेगेशन x। ठीक है, और फिर जो इम्प्लाइज है उसकी जगह पे और लिखो, और सेकेंड स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दो, हो गया।
बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर कोई ऐसे लिख दे कि मान लो किसी के पास ऐसा कुछ आ गया, मान लो m इम्प्लाइज n, ये स्टेटमेंट पैटर्न है मान लो, और किसी ने ऐसे लिख दिया m और n, तो ये गलत है। इम्प्लाइज के पे सिर्फ और लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इम्प्लाइज के पहले जो स्टेटमेंट लिखा है उसके आगे नेगेशन भी पुट करना पड़ेगा। नेगेशन पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर p इम्प्लाइज q, नेगेशन p और q है, तो उसी तरीके से x इम्प्लाइज y क्या होगा, नेगेशन x और y। m इम्प्लाइज n क्या रहेगा, नेगेशन m और n, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, चैप्टर के खत्म होने तक याद रखना है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। p इम्प्लाइज q इज नेगेशन p और q, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब एक और एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस का। इसमें मुझे दो चीज़ें समझानी है कि एक तो अगर स्टेटमेंट पैटर्न में 3 प्राइम कंपोनेंट्स होंगे, 3 अल्फ़ाबेट्स होंगे, प्राइम कंपोनेंट्स को हम अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं, तो टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा कि ये दो स्टेटमेंट्स जो है इनमें कोई लॉजिकल इक्विवेलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना है, ठीक है। तो टेबल तो आपके सामने है ही। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 कॉलम्स, 3 स्टार्टिंग के रोज रखे हैं। आपको पहले रो में क्या करना है, सिर्फ नंबरिंग करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने टेबल पहले से बना दिया कि भाई इतने टेबल बनेंगे। इतने टेबल कैसे बनेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेंगे। चलो, आप पहले इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न पे ध्यान दो। इसमें कितने प्राइम कंपोनेंट्स हैं, 3 PQR। और दूसरे वाले स्टेटमेंट पैटर्न पे ध्यान दो, इसमें कितने प्राइम कंपोनेंट्स हैं, इसमें भी 3 है। यानी जब आपका टेबल बनेगा तो आपके 3 कॉलम्स तो फिक्स हो गए, एक P के लिए, एक दूसरा Q के लिए, तीसरा R के लिए। जितने कंपोनेंट्स है, प्राइम कंपोनेंट्स है, उतने तो कॉलम्स फिक्स हो गए। तो चलो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तो P Q R, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस पे ध्यान दो। आपको पहले ये कंप्लीट करना है। इसमें आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, राइट। तो इस ब्रैकेट के लिए भी एक कॉलम आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, Q एंड R। तो देखो यहाँ पे मैं Q एंड R बना रहा हूँ। तो इस तरीके से 4 कॉलम बन गए, ठीक है। उसके बाद में अब आपको ये चाहिए पूरा, आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब ये ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, P एंड और में है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको A अज्यूम करेंगे। तो यानी ये पूरा टर्म A हो गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है, P और A, ये दिख रहा है ना, P और ये पूरा ब्रैकेट A। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इधर नेक्स्ट कॉलम में P और A, ठीक है। यानी अब ये जो P और A है वो इस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपका ये स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इस कॉलम तक कंप्लीट। इतने कॉलम समझ में आ गए। अब आगे की कॉलम्स बनाने के लिए क्या करना है, तो आपका जो PQR है वो तो इसके लिए भी कॉमन ही है ना, वो तो बन चुका है यहाँ पे। अब आपको सिर्फ इन दोनों ब्रैकेट्स पे ध्यान देना है। तो पहले इस ब्रैकेट का कॉलम बनेगा, फिर इस ब्रैकेट का कॉलम बनेगा। इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, P और Q, तो यहाँ लिख देते हैं P और Q। एक और कॉलम बन गया। उसके बाद आपको इस ब्रैकेट का एक कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे आ गया P और R, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस ब्रैकेट को कुछ तो अज्यूम करना है, इस ब्रैकेट को कुछ तो अज्यूम करना है, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ B और इसको मान लेता हूँ C। तो अब आपको क्या दिख रहा है, इट्स B एंड, मतलब ये B एंड और ये हो गया C। तो लास्ट में क्या आया, B एंड C। तो ये B माना है और ये C माना है। P और Q B है, P और R C है। तो एंड में क्या आएगा, B एंड C। तो अब आप देखो कि जो ये P और A है, ये कॉलम, वो ये स्टेटमेंट पैटर्न है, और B एंड C वो ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है। अब ये तो कॉलम्स डिसाइड कैसे करने थे वो समझ में आ गया होगा।
ठीक है, जैसे जैसे आपके ब्रैकेट्स बनते जा रहे हैं वैसे वैसे आप कॉलम्स को बनाते जाओ। दूसरी बात, आपको स्टार्टिंग के 3 रोज छोड़ने हैं। पहला रो नंबरिंग के लिए छोड़ना है, दूसरा रो में ये जो ABCD हम अज्यूम करते हैं वो छोड़ना है, और तीसरे रो में जो आप PQRS लिखते हो वो सब स्टेटमेंट पैटर्न्स के जो लिखते हो वो। अब इसमें ये डिसाइड करना है कि और कितने रोज आएंगे। अब 2 स्टेटमेंट पैटर्न जब होते हैं 2, तो 2 = 2 = 4 रोज आते हैं, है ना। अगर 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स है तो 2 इतने आपके रोज होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स में कितने प्राइम कंपोनेंट्स हैं, पहले मैंने स्टेटमेंट पैटर्न नाम लिया था, सॉरी फॉर दैट। अगर आपके स्टेटमेंट पैटर्न में 2 अल्फाबेट्स है, 2 प्राइम कंपोनेंट्स हैं, तो 2 बराबर 4 रोज वाला टेबल बनेगा। अगर 2 प्राइम कंपोनेंट्स है, 2 अल्फाबेट है तो बराबर यही नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों एग्जाम्पल में देर आर 3 प्राइम कंपोनेंट्स। तो हाउ मेनी प्राइम कंपोनेंट्स? 3। तो कितना रोज बनना चाहिए? 2 3 इतना रोज बनना चाहिए। तो 2 3 कितना आएगा? 8 रोज। तो ये बात याद रखो कि अगर 2 प्राइम कंपोनेंट्स टेबल में 4 रोज होंगे, अगर 3 प्राइम कंपोनेंट्स, प्राइम कंपोनेंट मतलब क्या? अल्फाबेट्स, स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर 3 प्राइम कंपोनेंट्स तो 8 रोज बनेंगे। अब आप ये पूछ सकते हो, ये माइंड में डाउट आ सकता है कि कितने मैक्सिमम रोज हो सकते हैं? तो आंसर इज 8। मतलब आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम उसमें 3 प्राइम कंपोनेंट्स होंगे, 4 5 6 7, इसके 3 से ज्यादा प्राइम कंपोनेंट वाले प्रॉब्लम्स आपको सिलेबस में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में है दिए गए हैं या फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स विल बी 3 से ज्यादा प्राइम कंपोनेंट वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। कितना बनेगा रोज? 8 रोज, यानी ये 3 को छोड़कर 8 रोज और बनेंगे। तो देखो मैंने बनाया है यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी फिल करना है, कैसे फिल करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे पी के कॉलम से। अच्छा, इसके पहले एक और चीज, कॉलम्स की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 है यहाँ पे। 8, ठीक है, कॉलम की नंबरिंग्स हो गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको? PQR के कॉलम्स को फिल करना है। चलो PQR के कॉलम्स को फिल करते हैं। जब 4 रोज थे, P और Q था सिर्फ, तो हमने P में 2 बार T 2 बार F लिखा, Q में 1 बार T 1 बार F लिखा। अब यहाँ पे 8 रोज आ गए, तो P के कॉलम में क्या करेंगे पता है? 8 का हाफ कितना होता है? 4, है ना। 8 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 4। तो आपको क्या करना है? P के कॉलम में 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F लिखना है, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F। तो T T T T फिर F F F F, ऐसे करना है। तो याद रखना, जब भी कोई भी प्रॉब्लम में देयर आर 3 प्राइम कंपोनेंट्स PQR, ठीक है, PQR अगर होगा तो P में आप क्या करोगे? 4 बार T 4 बार F लिखोगे, ठीक है। और Q में क्या करना है? 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, और R में T F T F T F T F, ऐसे करना है। तो समझा, PQR अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो P में 4 बार T 4 बार F, Q में 2 बार T 2 बार F, और R में 1 बार T 1 बार F। तो आप P के लिए याद रखो 4 याद रखो, इसके लिए 4। P के लिए नंबर कौन सा आएगा? 4, यानी 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F। Q के लिए 2 याद रखो, 2, ठीक है। तो 4 फिर 2 फिर 1, ये ऐसे याद रखो, 4 to 1 421, ये नंबर याद रखो। तो P में 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, Q में 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, और R में 1 टाइम T 1 टाइम F, 421। सो PQR का कॉलम फिल करने के बाद आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉलम 4 से कंटिन्यू करेंगे। कॉलम 4 में क्या दिख रहा है हमें? इट इज Q एंड R, है ना। Q एंड R है। Q एंड R मतलब
कॉलम 3 एंड कॉलम 2 में क्या लेना है, एंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट रो। तो टी एंड टी, टी एंड टी क्या होता है, टी। फिर टी एंड एफ, टी एंड एफ क्या होता है, एफ। फिर एफ एंड टी, एफ एंड टी क्या होता है, एफ। फिर एफ एंड एफ, ये क्या होता है, एफ। फिर टी एंड टी, ये क्या होगा, टी। फिर टी एंड एफ, ये भी क्या होगा, एफ। फिर एफ एंड टी विच इज एफ, एंड लास्ट में एफ एंड एफ विच इज एफ। तो इस तरीके से कॉलम 4 कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद में हमें कॉलम नंबर 5 पे जाना है। कॉलम नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं कि इट इज फर्स्ट पी और ए। पी मतलब कॉलम नंबर 1 और ए मतलब कॉलम नंबर 4। आपको दिख रहा होगा ए कॉलम 4 में है, यहाँ पे देखो। तो 1 और 4 का, 1 का और 4 का क्या लेना है, और। तो लेट्स स्टार्ट। तो टी और टी, इट्स टी। फिर टी और एफ, इट्स टी। फिर टी और एफ, टी। नेक्स्ट रो टी और एफ, इट इज ऑल्सो टी। नेक्स्ट रो टी, सॉरी एफ और टी, इट इज वंस अगेन टी। इसके बाद एफ और एफ इज एफ। इसके बाद एफ और एफ इज एफ, एंड इसके बाद एफ और एफ इज ऑल्सो एफ। कॉलम नंबर 5 कंप्लीट। कॉलम नंबर 5 मतलब यार योर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न, दिस वन इज डन। ठीक है, पी और इन ब्रैकेट क्यू एंड आर, दैट इज डन, राइट। अब हमें इसके लिए ट्रुथ वैल्यूज निकालना है। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो अभी कॉलम नंबर 6 फिल करना है, ये वाला कॉलम विच इज बी। बी मतलब पी और क्यू है जिसको बी से डिनोट किया है। तो पी और क्यू मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2। लेट्स गो फॉर दैट। तो टी और टी, टी। फिर टी और टी, टी। नेक्स्ट टी और एफ, टी। नेक्स्ट टी और एफ, फिर से टी। फिफ्थ रो एफ और टी, टी। सिक्स्थ रो इट्स एफ और टी, इट्स टी। एंड देन इसके बाद में सेवेंथ रो इज एफ और एफ, एफ। एंड एट्थ रो इज एफ और एफ, एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉलम नंबर 6 फिल कर दिया है विच इज पी और क्यू। कॉलम नंबर 7 में क्या है, पी और आर। पी और आर मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3, बिकॉज पी लाइज इन फर्स्ट कॉलम, आर लाइज इन थर्ड कॉलम। तो कॉलम 1 और कॉलम 3। ठीक है, तो लेट्स डू इट। स्टार्ट विथ फर्स्ट रो। तो टी और टी, इट्स टी। देन टी और एफ, इट्स टी। देन टी और टी, इट्स once again टी। देन फोर्थ रो से टी और एफ, फिर से टी। फिफ्थ रो एफ और टी इज टी। सिक्स्थ रो एफ और एफ इज एफ। सेवेंथ रो एफ और टी, इट्स टी। नाउ लास्ट रो एट्थ रो एफ और एफ इज एफ। सो फाइनली अब लास्ट कॉलम में आ गया है। लास्ट कॉलम मतलब एट्थ कॉलम, और एट्थ कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न। तो बी एंड सी, बी कहाँ पर है, कॉलम 6 में, और सी कहाँ पर है, कॉलम 7 में। तो 6 और 7 का क्या लेना है, एंड लेना है, एंड। ठीक है, एंड का रूल तो पता है, एक भी एफ हुआ तो रिजल्ट एफ हो जाएगा। तो कॉलम 6 एंड कॉलम 7 का एंड लेना है। तो स्टार्ट करते हैं।
T and T, T. Second row, T and T, T. Third row, T and T, T. Fourth row, T and T, T. Fifth row, T and T, T. Sixth row, T and F, F. Seventh row, F and T, F. And eighth row, F and F, F, F. Yes, so table is completed now. So हमने दो अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स के लिए कॉलम्स बनाए एक ही टेबल के अंदर. P और Q एंड R का एक कॉलम बनाया एंड देन P और Q एंड P और R का एक कॉलम बनाया. तो ये P और Q एंड R ये स्टेटमेंट पैटर्न कहाँ पर है? इट इज इन कॉलम नंबर 5. और ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न कहाँ पर है? ये वाला इट इज इन कॉलम नंबर 8. तो अगर दोनों के कॉलम्स को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है? कॉलम नंबर 5 में देखो क्या है, टी 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 फिर एफ एफ एफ, राइट. स्टार्टिंग के 5 टी, लास्ट के 3 एफ. 8 में देखते हैं, स्टार्टिंग के 5 टी इधर भी है और लास्ट के 3 एफ इधर भी है. यानी आप देख सकते हो कि कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 के ट्रुथ वैल्यूज मैच हो रहा है. ये वैल्यू इससे मैच हो रहा है. मतलब बोथ द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर आइडेंटिकल बिकॉज उनके करस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज आर सेम. तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि P और इन ब्रैकेट Q एंड R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q एंड P और R. ठीक है, इस तरीके से टेबल, इस तरीके से लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया. ठीक है, क्लियर. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 में भी आएंगे. तो अभी फिलहाल तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स समझा रहा हूँ. इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स लिए जा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस आएंगे. अब ये पूरा एक्सरसाइज 1.2 जो है इट इज़ फुल ऑफ टेबल्स. ऐसे टेबल बनाते रहना है उसके अंदर. ओके, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है. तो इसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये दो कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं, राइट. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.2 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए. और जब कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 कंप्लीट होगा उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हम लेंगे. ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, राइट. और हाँ, कमेंट भी करके जाइएगा. ठीक है, अब एक और चीज़ है, जब भी मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस लूँगा तो तभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, या फिर मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर से ही आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूँ जिसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, ओके. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग.